गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड एनर्जी। ये नया चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। अभी हम 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम वर्क एनर्जी के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, वो होगा हमारा पावर। वो क्या होगा? हमारा पावर। ठीक है, पावर को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन वर्क को, एनर्जी को, पावर को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक को उठाएंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो है वो हम वर्क की बात कर लेते हैं कि वर्क है क्या। पहले हम क्या बात करते हैं? वर्क की। और स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, साथ में नोट करते जाएं। और जिनको नोट करने में दिक्कत हो रही है, कष्ट होता है, वो क्या करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, आप वहाँ पे जाकर एक टेस्ट भी दे सकते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप उसे ज़रूर दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कितना है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्क। वर्क से क्या समझते हैं आप? वर्क से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो वर्क, जैसा कि अभी हम जानते हैं 9th स्टैंडर्ड में, इतना तो पता होगा, वर्क मतलब कार्य। कार्य का कहने का मतलब हो गया कि जिस तरह से आपके घर में, एग्जांपल ले लीजिए, आपकी मम्मी ये कहती है कि बेटा जाओ या बेटी जाओ, जो भी हो, बच्चे जाओ और दुकान से 1 किलो चीनी ले आओ। ठीक है, आप दुकान पे जाते हो, 1 किलो चीनी लेते हो। वो चीनी जो कि दुकान पे पड़ा हुआ था, उसे उठाकर आप अपने घर पे लाते हो। आपने क्या किया? इसे पूरा प्रोसेस को करने में आपका कुछ फोर्स लगा उस चीनी को उठाने में, और आपने उस चीनी को उस दुकानदार से अपने घर तक लेकर गए। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ? चीनी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। यानी चीनी, आप एक समझ लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने डिस्प्लेस भी किया है दुकान से लेकर अपने घर तक। तो इसका मतलब हो गया, वर्क करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारा फोर्स होना चाहिए और दूसरा बॉडी डिस्प्लेस होना चाहिए। यही है ना। अगर आप वर्क डन की बात करें तो वर्क डन में आप ये कह सकते हो कि हमने वर्क कब किया? हमने वर्क तब किया जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हुई। क्लियर है आपने? या फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने धक्का देना है। कई बार होता है ना, कार खराब हो गया तो पापा कहते हैं कि चलो बेटा पीछे से धक्का दे दो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे फोर्स लगाते हो। ठीक है, फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, गाड़ी आगे थोड़ी बढ़ती है। अकेले तुम्हारे से धकेलने से नहीं बढ़ेगी, 1-2 लोग और होंगे, तो वो जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो यानी कि जो आपने फोर्स लगाया बॉडी पे, ठीक है ना, और उस फोर्स लगाने के कारण बॉडी जो डिस्प्लेस हुई, उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसे हम कहते हैं वर्क डन। तो यानी कि आप इसे कह सकते हो कि फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। वर्क डन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क को हम कह सकते हैं कि किसी भी फोर्स को लगाने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, किसी भी फोर्स को लगाने से अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, नोट करो, फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी, ये तार फंस रहा है मेरा, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, या फिर आप ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट दैट causes the displacement of the body। ठीक है, बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी आप कहते हो। यानी कि यहाँ पे आप ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि वर्क डन के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है और वर्क डन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो यहाँ से अपने क्लियर कर लिया। यानी कि आपने कहा कि किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपने एक ब्लॉक रखा है ना, ऑफ मास m, कोई भी मास का है, ये दिस इज ग्राउंड है ना। अब इस ग्राउंड पे तुम फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स लगाने के बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान लीजिए आपने इसको कुछ समय तक फोर्स लगाया और ये यहाँ से यहाँ पे आ गया,
ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा ये एस हुआ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आपने बॉडी को इतना डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन के फॉर्मूले के हिसाब से वर्क जो है हमारा वो हुआ हमारा वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। 9th अब धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, आप बच्चे से बड़े भी हो रहे हो, तो थोड़ा सा डिफिनेशन का भी स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना होगा। और वर्क के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, आप ये समझ लीजिए वर्क इक्वल्स टू, ठीक है, ये आप समझिए, ये आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वर्क का जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये नहीं है। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आपको पढ़ना है, लेकिन हम जब इसको अच्छे से समझेंगे तो हम उसे भी देखेंगे। थोड़ा सा वो 11वीं क्लास की फिजिक्स है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाला है, मैं वो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उससे कोई बात नहीं है कि आप 11वीं क्लास की फिजिक्स को सुनकर आपको टेंशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हम कह रहे हैं दिस इज द वर्क डन। जो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है हमारा W इक्वल्स टू F इंटू एस, ठीक है। अब मान लो कि आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो क्या हमने वर्क किया? बात समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। जैसे मम्मी ने कहा कि भैया चलो ठीक है, इस कुर्सी को उठा कर यहाँ से वहाँ रख दो। अब तुम्हारा मन नहीं है या फिर तुम नहीं काम करना चाहते हो, तो क्या करते हो? कहते मम्मी कुर्सी नहीं कर सक रही है, सोफ़ा नहीं कर सक रहा है, तो यानी कि आपने तो कोई काम किया ही नहीं ना। तो मम्मी कहती है ना यार तू किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ इसीलिए किसी काम के नहीं हो। तो ये जनरल तरीका है आपको समझने का। अब यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे दो केसेस हो सकती हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, और दूसरा बात है कि तुम्हें कहा गया फोर्स लगाने, तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे हो। तो दोनों केस में क्या हुआ, हमारा वर्क डन जीरो। दोनों केस में हमारा वर्क डन जीरो हो गया। इसे समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए कि एक वॉल है, ये दीवार है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, और इसे मैं धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, खूब फोर्स लगा रहा हूँ इस पर। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, लाख न्यूटन, जितना मतलब मेरे अंदर फोर्स, मान लीजिए कि मैं जितना लगा सकता हूँ। ऐसे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर दीवार तो टूट ही जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जितना फोर्स है मैंने इसके ऊपर लगाया, और उसके बावजूद भी ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद भी ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब है कि इसका वर्क डन जीरो, मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं वर्क डन जीरो होने के। वर्क डन जीरो होने के दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कह सकते हो कि फोर्स हमारा जीरो है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में ये कह सकते हो कि आपने फोर्स तो लगाया, ठीक है, आपने फोर्स तो लगाया, लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये दिस इज द केस फर्स्ट, कि जब आपने कहा कि आपने फोर्स लगा रहे हो, भाई अब जनरल से थॉट है कि आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो तो बॉडी डिस्प्लेस कहाँ से हो रही है, तो वहाँ पर भी वर्क डन जीरो है। और फोर्स लगा रहे हो उसके बाद भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी वर्क डन जीरो है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम फोर्स को, इस तरीके वर्क डन को बता सकते हैं कि जीरो होने के कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, जीरो होने के कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा वर्क को हम, वर्क डन के फॉर्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसे समझने से देखिए, पहले हम कहते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्क कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, जीरो तो अभी आपने देख ही लिया, ठीक है। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? आपके पास जो फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यही जो टर्म है कुछ ऐसा इसमें चेंजेस होने वाले हैं जिससे ये टर्म पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो तो हो ही सकता है। अभी आपने उसको देख लिया, तो हम तीनों केसेस को, जीरो को एक बार फिर से हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम पॉजिटिव केसेस लेते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव केस लेकर चलते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा। अब देखो, तुम्हारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m, ठीक है। अब तुमने कोई फोर्स लगाया, फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, ये बॉडी जो है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। अब क्या हो गया, इस फोर्स को लगाने से ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है हमारा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए बस मैंने बनाया है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि इफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, if applied force and the displacement of the body is in same direction then the work done will be positive, ठीक है। जब फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन को WD लिख रहे हैं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क जो है हमारा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं, वर्क जो है हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो, जो वर्क डन है, जो वर्क के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको छोटे तरीके। वर्क का जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो आपको 11th क्लास में पढ़ने, बस इसका आप इंट्रो ले लीजिए, इसके बाद इन चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वर्क जो है वो हमारा है वर्क डन इक्वल्स टू F.S। वर्क डन इक्वल्स टू क्या है, F.S। ये क्या डॉट क्या है, ये डॉट स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट में है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि वर्क डन जो है हमारा वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। अब इसे आप इसे समझ सकते हो कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। अब देखिए, वर्क डन को इक्वल्स टू आप लिखते हो वर्क डॉट, दिस इज द, इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। याद नहीं करना, बस समझना है। तो इसे जब एक्सपेंड करते हो तो आप लिखते हो F.S. कॉस थीटा, ठीक है, F.S. कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे देखो कोई बॉडी है सॉरी, फोर्स F और ये डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ तक आया, ठीक है। ये जब स्ट्रेट इस तरीके का फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब फोर्स भी ऐसा है, दिस इज फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री के वैल्यू, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा बहुत जानते हो, पढ़ चुके हो, 1, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। देखिए, हम इससे कैसे डिफाइन कर देंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है। बाकी तो आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स का जो डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्क है वो पॉजिटिव है, वर्क जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में, तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया, हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस केस में, सेकंड केस में लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ऐसा हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, मान लेते हैं, तो यानी कि ये थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो गई। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तब जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0, ठीक है। अब माइनस की बात आती है कि माइनस कैसा है, तो इसका 180 से तो आप ये समझ रहे हो कि मान लो कि आप फोर्स इधर लगा रहे, फोर्स का डायरेक्शन ये है, किसी भी फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी कि इसको हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेस उधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जो दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री हो गया, तो ये इसका मतलब है कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये टर्म जो हो जाएगा माइनस साइन के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0। आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें इसको समझना
अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी आप इसको समझो, एग्जाम के हिसाब से आपको ये 9th के एग्जाम के हिसाब से आपको ये समझना है जो मैं नीचे समझा रहा हूँ। अभी हम वहाँ पे वापस से आएंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, वापस से वहाँ से निकल कर यहाँ आओ है ना, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ये चीज़ें बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और अभी आपके सिलेबस में जो है वो वापस उस पर आते हैं। उसमें पॉजिटिव होने का कंडीशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमारा वर्क डन है, ये जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब देखिए निगेटिव होने का क्या कारण है, निगेटिव फोर्स। अब मान लो कि आपने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को इसे हवा में उड़ा दिया, ठीक है, ग्राउंड से ऐसे फेंक दिया किसी भी वेलोसिटी के साथ, कोई मास है इसका m, आपने इसको ऊपर फेंका, ठीक है। जब भी तुम इसे ऊपर फेंक रहे हो, जब तुम इसे ऊपर फेंक रहे हो तो इस पे लगने वाला, मान लो ये पोजीशन आया, ठीक है, इस पे जो वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इसका। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर ये है ऊपर की तरफ और हमारा फोर्स ये है, तो देखो दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री हो गया ना, ये कंडीशन। तो निगेटिव होने का कंडीशन क्या है कि इफ, नोट कीजिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is opposite to each other, then the work will be negative। ठीक है ना। राइटिंग के लिए माफ़ कीजिए, सुंदर हैंड राइटिंग तो है नहीं, आप इसको समझिए। और नया समझ में आया तो मैंने PDF नोट्स तो डाल ही रखा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है ना। तो यहाँ पे बॉल को आपने जब फेंका तो बॉल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, देख रहे हो, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन बॉल को पे लगने वाला फोर्स जो है, ग्रेविटेशन में पढ़ा आपने कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो वर्क विल बी ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ें आपने नॉर्मल 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से समझ ली, है ना। थोड़ा एडवांस के हिसाब से यहाँ पे देखिए कि कोई एक, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, तुम यहाँ पर खड़े हो, इसमें एक रस्सी बांध रखा है पुल्ली से, तुमने एक रस्सी बांध रखा है, बहुत कोशिश करा, लेकिन भाई मैं तेरे बस में नहीं है ये ऊपर खींचना। ये क्या करा, नीचे ही जा रहा हो, तुम्हें भी साथ में इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। फोर्स तो तुम ऊपर की तरफ लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ हो रहा है। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है। इसका मतलब अगर ये केस है, एक केस और लेते हैं, एक केस ये है कि आपका डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ये इधर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें छोड़ो, ये जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो इसको इधर खींचेगा, ठीक है, जो इसको इधर खींचेगा। और यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे आप तो फोर्स ऊपर की तरफ इसको खींच रहे हो, इससे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखिए, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये वैल्यू, अगर ये फोर्स लग रहा है, कोई आपसे पूछे तो आप जनरली से बता सकते हो कि अगर जीरो से थीटा, अगर 0 से 90 डिग्री के अंदर है, ठीक है, 90 डिग्री पे तो वो जीरो हो जाएगा। अगर थीटा के वैल्यू 0 to 90,
लेस देन 90 है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वैल्यू वर्क डन 0, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये जो पूरा केस होगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो पूरा होगा वहाँ पे अगर इससे बड़ा हो गया तो निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और 0। 0 के लिए मैंने आपसे क्या कहा, 0 के लिए मैंने आपसे कहा, ठीक है, 0 के लिए मैंने आपसे कहा कि वर्क डन 0 कब होगा, 0 की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला है वो है F इंटू एस। ठीक है, F इंटू एस, इससे भी देख लो F डॉट एस से भी, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसीलिए वर्क डन 0 हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 0 होने की कंडीशन, फर्स्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, सेकंड हमारा नेगेटिव था, थर्ड हमारा 0 होने का क्या कंडीशन है, 0 होने का कंडीशन ये है कि आपने सिस्टम पे फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, 0। अब दूसरा ये हो सकता है कि वर्क फोर्स ही नहीं लगाया, F की वैल्यू 0 है तो भी वर्क डन हमारा 0 हो गया। तो दिस इज द ऑल अबाउट द वर्क डन के बारे में हमने वर्क के बारे में हमने समझा। देखिए वर्क जो है, वर्क का जो फॉर्मूला है वो है हमारा F इंटू एस। ठीक है, अब F के लिए जो हमारा यूनिट है तो क्या है, न्यूटन, और S जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए यूनिट जो है मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। तो इसे एक साइंटिस्ट के नाम पे, जूल साहब के नाम पे, हमने इसका यूनिट को कहा कैपिटल J, जूल। दिस इज द यूनिट की अगर हम बात करें, वर्क की यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट जो है हमारा वो क्या होता है, जूल। ओके, न्यूटन इंटू मीटर, उसी को जूल कहते हैं और कैपिटल J से दिखाते हैं। अब अगर इससे बात करो कि ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, वर्क जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये आ सकता है, आप कहोगे कि सर वर्क का फॉर्मूला तो ये होता है, दोनों वेक्टर है, तो फिर क्यों स्केलर हो गया। तो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, पढ़ेंगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको कि, और इसका कारण भी वही डॉट प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो भी कारण होगा। अभी आप ये समझ लीजिए वर्क जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर या वेक्टर में हम किस तरह से जनरली जज करते हैं, हम देख लेते हैं फॉर्मूले में वेक्टर है या नहीं, अगर उसके साथ कोई और टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या डिवाइड हो रहा है, तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक वेक्टर है तो वो टर्म वेक्टर हो जाता है। ठीक है, लगभग बहुत % चांसेस है कि वो भी टर्म जो है वो वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर होने के बावजूद फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इसके बावजूद जो हमारा वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल एंड द ये स्केलर या वेक्टर है तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो सेकंड टर्म है वो है हमारा एनर्जी। वर्क आप समझ गए, थोड़ा मैंने 11th क्लास का भी इंट्रोडक्शन दिया है इसमें वर्क का, उसका देने का कारण ये था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं समझना है उसे छोड़ दो, आप, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उससे आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ी सी बात है, तो उसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी की। सेकंड है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या डिफिनेशन में आप कह सकते हो, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी को। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए फिर से हम घर पे चलते हैं, माता जी के पास चलते हैं। अब एक बार आप गए, चीनी लेकर आ गए। अब जैसे ही आए, दरवाज़ा आपने खोला
मतलब दरवाज़ा आपके लिए खोला गया अंदर आने के लिए, मम्मी ने कहा अरे बेटा मैं भूल गया था, जा 1 किलो आटा भी ले आ। आप क्या करते हो? कहते हो ना ना मैं नहीं जा रहा भाई, है ना, कहते हो मैं नहीं जा रहा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनको भेज दो, जाओ जाओ ले आओ। ऐसा होता है ना, जनरली ऐसा भी होता है कि तुरंत काम कर कर आया, बोला गया फिर से ये काम कर दो, कहते हैं ना मैं ना करूँगा। मतलब ये तो सारे सब लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रखा है। तो आप वहाँ पे कहते हो ना मैं नहीं करूँगा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो उसी को यहाँ पे आप समझिए कि एनर्जी यानी कि एबिलिटी और कैपेसिटी। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है अब काम करने की, ठीक है ना। आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कि एक बार मैंने ये इतना काम कर दिया, अब एनर्जी मुझे खिलाओ पिलाओ, एनर्जी आएगा, ठीक है, उसके बाद में जाके ये काम कर दूंगा। तो आपने एनर्जी गेन किया, आप बैठे सोफा पे बैठे, चादर पर बैठे, ज़मीन में बैठे बैठे और आपने मैगी खाया या कुछ खाया, उसके बाद आपको एनर्जी आई। फिर आपने कहा ठीक है लाओ मम्मी 1 किलो आटा भी ले आता हूँ, तो आप गए आटा लाने के लिए, तो वो एनर्जी हो गई। एबिलिटी टू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने के लिए अगर आपकी कैपेसिटी है, उसके आपकी कैपेसिटी में है तो हम उसे एनर्जी कहते हैं। अब इसका भी यूनिट जो है वो हमारा जूल ही होता है। इसके भी यूनिट जो है वो यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो जूल ही है, जिसे आप कैपिटल जे से डिनोट करते हो। और एनर्जी इज ऑल्सो है, एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एनर्जी के यहाँ तक। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी के बारे में आप सुनते होंगे, है ना, कि एनर्जी जो कंजर्व रहता है, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुन रखा होगा, है ना। वो क्या है उसमें हम आएंगे, उससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि फॉर्म ऑफ एनर्जी कितने तरीके के होते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपका जो टॉपिक है फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हमारा मान लीजिए आप कहिए कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, आप कह सकते हो जो लाइट है, लाइट एनर्जी, आग जला दिए तो हीट एनर्जी, और जोर से चिल्ला दिए तो साउंड एनर्जी। बहुत तरीके की एनर्जी है, दीज आर द ओनली एग्जाम्पल, दीज आर द ओनली सम एग्जाम्पल। और आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी, इसमें आप पढ़ोगे काइनेटिक और पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये। एनर्जी मतलब इनसे आप, इन एनर्जी का यूज करके आप काम कर सकते हो, है ना, एनर्जी, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कंजर्वेशन, जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप आग लगा जलाए, वहाँ से जो हीट निकला वो किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ है। तो जो हमारा एनर्जी के लिए कॉन्सेप्ट है उसमें आप कहते हो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी को कहते हो एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। आपको याद रखना है कि एनर्जी जो है हमारा वो कंजर्व है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी जो है उसे ना तो हम बना सकते हैं ना तो उसे हम मिटा सकते हैं। एनर्जी जो है ना तो उसे हम बना सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर्म तो आपने देख लिया, डिफरेंट फॉर्म्स थे। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं इसे क्या कहता है। इसमें आप नोट कीजिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can only
कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आप एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसको केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसका जनरेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब आप सिंपल समझ सकते हो कि मान लो डैम की बात करते हैं हम, डैम 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 सुना ही होगा कई बार कि डैम। अब वहाँ पे क्या होता है, डैम में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है। जब पानी को हम इकट्ठा करते हैं ना, तो वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होता जाता है, ऊपर से एक पाइप लगी होती है और जो कि टरबाइन नीचे होता है। तो जब पानी इकट्ठा होता जाता है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे एनर्जी में ही, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण, वो एनर्जी जो कि पोजीशन के कारण हो, ठीक है ना, तो एनर्जी ये बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ कि वहाँ से पानी गिरा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाइप के थ्रू मान लो आ रहा है, तो पाइप के थ्रू अगर पानी को आप भेज रहे हो तो आप क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यहाँ तक। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो टरबाइन के ब्लेड को हीट करेगा, ठीक है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। पहले हमारा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में था, अब वहाँ से आया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब उस काइनेटिक एनर्जी में आने के बाद क्या हुआ कि उसने ब्लेड को हीट किया। जब ब्लेड को हीट किया, टरबाइन के ब्लेड को, तो ब्लेड रोटेट करना शुरू हुआ। जब ये रोटेट होना शुरू होगा तो आपने देखा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वो एक मैकेनिकल एनर्जी। अब वहाँ से जनरेटर कनेक्ट होते हैं, वहाँ जाकर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर जहाँ से आपका पावर आता है वायर के थ्रू ले आते हो आप घर पे। अब उससे आप पंखा चलाओ, टीवी चलाओ, हीटर चलाओ, कूलर चलाओ। क्या हो रहा है, फिर से हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। वहाँ से हमारा मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपको घर में दे दिया गया। आपने घर में क्या किया, लाइट जला ली, हीटर जला लिया, लाइट जला ली तो लाइट एनर्जी हो गया। हीटर जला लिया आपने, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया हमारा। तो आपने क्या किया, एनर्जी को कन्वर्ट किया, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ या फिर यूनिवर्स का निर्माण हुआ, उस दिन से लेकर आज तक अगर इस प्रिंसिपल की हम बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्स का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, यानी कि आज से सैकड़ों साल पहले जो एनर्जी था वही एनर्जी आज भी है, बस उसके फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। यही हो रहा है ना, जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी आज है, हमने क्या किया, उसके फॉर्म को चेंज कर ले। अब बात आती है कि आपसे कहा जाता है, मम्मी कहती है अरे, मतलब हर बार मम्मी को क्यों ब्लेम करें, चलो पापा को भी कर देते हैं। आपके पापा कहते हैं अरे चलो फैन बंद करो, लाइट बंद करो, टीवी ऑफ करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा। आपसे कहा जाता है पावर को सेव करो। इसका मतलब क्या है, आप तो कहोगे कि भाई जो हमारी एनर्जी है वो तो कंजर्व्ड है, वो तो कांस्टेंट है, तो हमें सेव करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, हमें क्यों बोला जा रहा है पावर बचाओ। इसका मतलब ये है, बचाने का मतलब कि आप जब एनर्जी का कन्वर्जन करते हो ना, जब आप यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन करते हो, जैसे डैम बनाया, वहाँ से टरबाइन लगाया और टरबाइन से फिर वहाँ जनरेटर लगाया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब इसमें जो एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है, इस कारण से आपसे कहा जाता है कि एनर्जी को कंजर्व मतलब सेव करो। आप तो कहोगे एनर्जी सर, अब पढ़ने के बाद कहोगे पापा एनर्जी इज कंजर्व्ड, पापा बोलेंगे हाँ बेटा ये तो सही है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी जो है मतलब जितनी एनर्जी है वो तो कभी बर्बाद ही नहीं होगी, वो तो बस उसका ट्रांसफर होता रहेगा, कन्वर्जन होता रहेगा। बात समझ गए ना, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहाँ कंजर्वेशन कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें जो पढ़ना है, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो हमें पढ़ना है वो एनर्जी का दो फॉर्म जो आपके सिलेबस में है। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, जिससे हमने मैकेनिकल एनर्जी में डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी। आप इसे कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज का ऐसा नहीं लिखा जा रहा है, इज द एनर्जी possessed by an object or body due to its motion। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स मोशन, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में, कोई जरूरी नहीं है कि ये आप डेफिनेशन लिखिए, आप इसको समझिए कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन में है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी देयर विल बी अ काइनेटिक एनर्जी, देयर विल बी अ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मोशन के कारण चल रही, ये गाड़ी चल रही है, मार्कर रहने तो गाड़ी चल रही है। अब इसके चलने के कारण जो इसके अंदर एनर्जी है वही इसका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बात समझ गए? तो यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। यहाँ पे अगर मोशन की बात कर रहे हैं कि इसके मोशन के कारण वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन के कारण हो, वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन के कारण हो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे मोशन होगा तो यानी वेलोसिटी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, मैं इसे के ही लिखूंगा आगे आने वाले टर्म्स में, इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, आपने कहा ये टर्म तो कांस्टेंट है, हाफ इंटू मास, मास तो किसी बॉडी का मास है तो मास तो उतना ही रहेगा ना। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे कर रहा है? डायरेक्टली वेलोसिटी पे, डायरेक्टली वेलोसिटी पे। अगर बॉडी की वेलोसिटी आप बढ़ा देते हो, यानी कि अगर मान लो कि कहो कि वेलोसिटी 0 है तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, आराम कर रहा, सो रहा है ना, तो वहां पे उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से आप उसको ले जा रहे हो, स्पीड से ले जा रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है? आप उसके काइनेटिक एनर्जी को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड्स किस पे करेगा? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा? मास पे तो है ही, लेकिन ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया ना। अब अलग अलग मास के लिए काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन यहां पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा? बॉडी के वेलोसिटी पे, बॉडी के वेलोसिटी पे, बॉडी के स्पीड पे। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे अगर डिपेंड कर रहा, तो अगर बॉडी की स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। कैसे इसको डिफाइन करोगे? कैसे करोगे? आप कहोगे कि वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन के कारण, यानी कि उसके वेलोसिटी के कारण हो, उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब सेकंड आता है हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसे भी आप लिखोगे, डिफिनेशन उसी तरीके से लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी is the energy possessed
by the object due to its position और shape ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो समझ गए, कुछ है नहीं इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी समझ जाओगे है ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉडी के पोजीशन के हिसाब से, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, मार्कर जो है वो सरफेस से इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, नहीं दिख रहा होगा लेकिन इतना ऊपर है, मान लो कि 2 मीटर ऊपर है। अब ये इस पोजीशन के कारण इसमें एक एनर्जी है, इसमें एक एनर्जी है जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब आप पानी को टैंक में ऊपर चढ़ा देते हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपने क्या किया, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। अब उसके ऊपर जब टैंक के ऊपर, टैंक में पानी है, आपने टैब ऑन करते हो तो पानी आता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है पानी के अंदर। अब उसी एनर्जी का यूज कर रहा है वो आपके घर में पानी आने के लिए, बात समझे आप। तो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ ग्राउंड पे हम कहते हैं कि मास m का कोई बॉडी है, उसे हम एक h हाइट पे लेकर गए, हमने इसमें कोई वर्क किया और h हाइट पे इसको लेकर चले गए, ठीक है। अब इस h हाइट पे होने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी होगी जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू mgh, इसे हम आगे आने वाले टर्म में लिखेंगे Pe, ठीक है। दिस इज द ड्यू टू द पोजीशन, जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, और ड्यू टू द पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी, अगर जो एनर्जी लग रहा है उस पर है, वो हमारा हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है। यहाँ पे ऊपर से आप किसी बॉडी को गिराते हो वो नीचे आ जाता है, यानी कि ऊपर उस हाइट पे उसकी एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन, ग्राउंड से कितने हाइट पे है वो, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एनर्जी हो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्प्रिंग में भी होता है। अब आपको एक स्प्रिंग दे दिया जाए, आपने कहा कि इस बार आपके दोस्त ने एक स्प्रिंग दिया, ठीक है, और आपको कहा इस एंड से मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, इस स्प्रिंग को इस एंड से फिक्स कर दिया, और आपसे कहा कि यहाँ फोर्स लगा, ठीक है, स्प्रिंग एक एंड से फिक्स है और यहाँ फोर्स लगा। तो जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो पोजीशन है स्प्रिंग की वो कुछ पास पास में आ जाएगा, जो पहले इतना बड़ा था वो अब इतना छोटा हो गया। तो ये जो पोजीशन में चेंज हुआ ना, शेप इसका बदला, शेप भी था ना, शेप जो बदला, इसके कारण भी इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है ना, एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसे यहाँ पे ले जाकर अचानक से छोड़ दो, आके हाथ में मारेगा, चोट लगेगा आपको, यानी कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू द शेप, इसके शेप को आपने चेंज किया, ये पहले एक्चुअल शेप ऐसा था, आपने इसको फोर्स लगाया और इसे कम किया और उसके बाद इसको छोड़ दो तो ये पीछे की तरफ आएगा, तेजी से आएगा। तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुआ जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी किताब में ये भी दे रखा है कि मान लीजिए कहीं युद्ध हो रहा है ना, और आपसे पूछा जाए बताओ भाई तीर तो तुम बाद में चलाना, पहले बताओ ये उसका कॉन्सेप्ट बताओ, है ना, ये पूरा तीर धनुष है, एरो एंड बो। अब इसका कॉन्सेप्ट बताओ। आपने कहा तीर तो बस रस्सी में डाला और फेंका और चल दिया, ठीक है। आप इसको इमेजिन करो, कई लोगों में, आप लोगों में से कई लोगों ने बनाया भी होगा तीर धनुष, है ना, बचपन में, बचपन तो अभी भी हो, तुम लोग छोटे ही हो, जैसे हम लोग बनाते थे, लकड़ी लिया, रस्सी बांधा, एक पतला सा लकड़ी लिया और उसे खींचा, ठीक है। अब यह इसको आप देखो, इमेजिन करो, ये आपका धनुष, आपने उस पर तीर लगाया
और आप क्या करते हो, पीछे खींचते हो। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, तीर लगाया आपने और यहाँ पे है। अब इसे आप पीछे खींचते हो तो क्या करते हो, इस धनुष में आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे दी और उसे जब आप छोड़ते हो तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को हीट करता हुआ, कन्वर्ट करता हुआ वो तीर जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर भी एनर्जी का कन्वर्जन तो हुआ ना। आप ये देखो कि आपने उसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी, जब पोटेंशियल एनर्जी आपने छोड़ा तो उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो तीर है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, उसका मोशन स्टार्ट हो गया। तो वो मोशन जब स्टार्ट होगा तो कॉन्सेप्ट किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। पोजीशन के कारण तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एक बार जब आपने उसको छोड़ दिया तो तीर जो है काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। क्लियर है? बहुत अच्छे, समझदार हो तुम लोग हैं। चलिए अब नेक्स्ट टर्म जो है वो एक थ्योरम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए। अरे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जिस भी मास्टर से पढ़ो वो बोलेगा सब इंपॉर्टेंट है, ये भी है वो भी है। तो ये तुम ये मान के चलो कि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क। आपने वर्क भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ लिया, उसके बाद अब थ्योरम की बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि काइनेटिक एनर्जी को हम के से आगे आने वाले टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को पी। ठीक है, आप इसे याद रखिए, के ई और पी, डॉट देने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के पी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ये प्रूफ करो। हमने कहा कैसे प्रूफ करें? हमने कहा चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो हमने कहा चलो एक हमने बॉडी ले लिया, हमने एक बॉडी ले लिया ऑफ मास m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी u। ठीक है, और कुछ इसको डिस्प्लेस करवाया और डिस्प्लेस होने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ही गया डिस्प्लेसमेंट v इसकी इनिशियल वेलोसिटी। आपको जब ये सवाल आए एग्जाम में, है ना, तो सारी चीज़ें लिखनी है। इनिशियल वेलोसिटी, सपोज वी हैव टेकन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m with an initial velocity of u after the displacement s, its final velocity is v। समझ रहे हो ना आप भाई? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि u जो है हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द बॉडी, और s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, m जो है हमारा मास है, मास जो है हमारा क्या है, m। ठीक है, आपने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखिए वर्क लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड। यही तो करते हैं ना मैथ में, प्रूफ करना होता है तो एक तरफ का उठाते हैं दूसरी तरफ का प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो हमने इधर वर्क डन से स्टार्ट किया। वर्क के लिए क्या है, वर्क इक्वल्स टू, वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात है, क्यों? यही है ना। अब यहां पे आपके पास आता है कि अब इसका क्या करें, क्या करें इसका? हमें तो वर्क डन है और चेंज करना है काइनेटिक एनर्जी में। चलिए हम देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, MAS, दिस इज द फोर्स। M तो टर्म आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का कुछ कुछ मैच होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। आपको प्रूफ करना है वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपने कहा ठीक है। अब हम जाते हैं बैक और सोचते हैं कि इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या कौन कौन सा है। तो आपके पास तीन इक्वेशन थे, आपको याद होगा, v इक्वल्स टू u प्लस AT, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², थर्ड था v² इक्वल्स टू u²
प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन को देखने के बाद कुछ दिमाग ठनका, बत्ती जली ही। यस, ये जो थर्ड इक्वेशन है, मास तो है, अगर यहाँ पर एस की वैल्यू हम पुट कर दें तो कुछ काम बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी इन दोनों को जरूरत है नहीं, इसको हमने मिटा दिया। इस इक्वेशन से एस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये v इधर है, u भी इधर आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिमाग की बत्ती जली। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सर ये तो कुछ हो गया, हो गया है ना, हो गया। अब इसे, इस टर्म को आप बाहर कर लो। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा एक स्टेप और करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसे बाहर कर लो, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के इनिशियल पॉइंट है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और के काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इस टर्म को आप लिख सकते हो, कहाँ लिखूं? इस टर्म को आप लिख सकते हो, यहीं पे लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, है ना? काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बात आप समझ रहे हो? ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम। आप यहां से बता सकते हो कि वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिटाओ इसको। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दे रखा है बुक में, वो दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन क्या है? यस सर, पता है। क्या पता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? फिर से एक बार डिफाइन करो, बोलो बोलो बोलो। कुछ नाइदर वाइदर किस बात बोल रहे थे आप? हैं? नाइदर नॉर, ये सब कुछ कहानी हो रही थी। हाँ, वही कहानी हो रही थी। आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रूफ करना है आपको। क्या करोगे प्रूफ करने के लिए? पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या जाता है? याद तो हो जाएगा। जाता क्या है? याद तो हो जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा गया है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? आप नोट्स में देख लीजिए, डिफिनेशन लिखे हुए अच्छे से। तो नोट्स डाउनलोड करो और जो एमसीक्यू टेस्ट है वो जरूर दो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है ना? अब देखिए, यहाँ पे प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने कहा ठीक है, चलो हमने एक हाइट लिया, कोई भी हाइट, h हाइट, एक टावर ले लिया। हमने कहा ये h हाइट की टावर है। ठीक है? अब यहाँ पे एक मास m, ये पॉइंट A, बॉडी की मास m है। ठीक है? इसे ऊपर से ड्रॉप करना है। ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद कुछ समय के बाद हमने कहा कि चलो ये पोजीशन एक ले लेते हैं। हमने कहा ये B है, अभी भी मास m ही है, मास विल बी कांस्टेंट हमेशा। ये अब नीचे आया और जस्ट सरफेस को हिट किया। यहाँ पे हमने कहा ये पॉइंट C है। ठीक है? अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट की एनर्जी, इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी सेम होनी चाहिए। नहीं समझे? इस मार्कर को ऊपर से गिराया, यहाँ पे तो देख रहे हो कि यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है सर, ये तो रुका हुआ है। यहाँ पे क्या है? केवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को इसके हिसाब से इस वाले में टोटल एनर्जी की बात करें तो पॉइंट ए पे, बी पे या सी पे उसकी टोटल एनर्जी क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दो ही एनर्जी तो है। तो यानी कि हर एक केस में टोटल एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ सी, ये होना चाहिए। ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको भाई? इसको प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए पॉइंट ए पे चलते हैं। आप इसको याद रखिए, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है तो एक तरफ के सारे एनर्जी को जोड़ लो और कहो कि ये जो इनिशियल का टोटल एनर्जी है और जो फाइनल टोटल एनर्जी है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है? तो यानी कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी, पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है? आप यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो पॉइंट ए पे आते हैं, ए की बात कर लेते हैं। ये एक हाइट पे है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यहाँ पे ये पकड़ा और इसे छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा। ठीक है ना? अब ये छोड़ूंगा नहीं, उठाना पड़ेगा मेरे को ही। हाँ, यहाँ पे पकड़े और इसको छोड़े तो ये क्या गया? इसमें हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया, हमने इसको बस ड्रॉप किया। तो जब ड्रॉप किया तो उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है? तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपने अभी पढ़ रहा है कि बॉडी की अगर वेलोसिटी 0 है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर इसकी टोटल एनर्जी की बात करें, हम इसे कहते हैं टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0। ये तो क्लियर है ना? हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी 0 तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया ना, आपने समझ रखा है पहले ही। अब देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इस हाइट के कारण है। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे है वो इस हाइट के कारण है। तो यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgh, यानी कि इस पॉइंट के लिए mgh टोटल एनर्जी है। बात है जो क्लियर है? अब हमें कुछ भी करके, है ना, कुछ भी करके प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल एनर्जी एट बी इतना ही है और टोटल एनर्जी एट सी भी इतना ही आएगा। दिस इज योर टास्क। कैसे करेंगे? अब यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया आपने। जब बॉडी को ड्रॉप किया, इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो v है और ये ऊपर से नीचे कितना आया? ये मान लो यहाँ से ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो x हुआ। ठीक है? तो रेस्ट कितना बचा? h माइनस एक्स। ये बात समझ गए ना? बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किए, अब पॉइंट बी पे हमने इसकी रीडिंग ली। हमने कहा पॉइंट बी पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे v हो गया मान लो। अब v आया तो यहाँ से इसने ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जमीन से ये कितने, ग्राउंड से ये कितना हाइट पे है, तो h में से x माइनस कर देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? बहुत अच्छे। अब अगर टोटल एनर्जी एट बी की बात करें तो यहाँ पर भी होगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यही बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाफ इंटू मास, एम मास है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बी पॉइंट पे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी, और हाइट कितने हैं? यहाँ पे जब पॉइंट था तो हमने ग्राउंड से हाइट लिया था, हमेशा ग्राउंड से ही लेना है। यहाँ पे है तो ग्राउंड से कितनी हाइट है? h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी, जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। आपने कहा ठीक है, लेकिन सर ये इसके बराबर कैसे आएगा? कैसे आएगा?
फिर से हम चलते हैं बैक में, ठीक है। फिजिक्स में बहुत बार फ्लैशबैक में जाना होता है, जहाँ से आपने मोशन पढ़ कर आए हो, फोर्स पढ़ कर आए हो, वो वहाँ पे जाना होता है आपको। तो चलिए हम फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन, है ना। इक्वेशन ऑफ द मोशन में हमने पढ़ा था, हमारे पास इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा था ना। अब यहाँ पे v u इनिशियल, इन दोनों की बात कर लेते हैं, a टू b पॉइंट पे u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, हम यहाँ पर b की बात कर रहे हैं, b पे वेलोसिटी v, ये ठीक है, ये वैल्यू 0। 2, ये जो मोशन है, बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यहाँ पे g नीचे की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ हमारा हो गया एक ही जगह पे g। अब यहाँ से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो हमने यहाँ कहा x, तो हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2gs, कुछ ऐसा हो गया ना। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, चलो हाफ इंटू m v स्क्वायर यहाँ पे आप पुट कर दो 2gx प्लस mg, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, h माइनस mgx, कुछ समझ में आने लगा होगा आपको, हाँ। ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया हमारा mgx प्लस mgh, और ये माइनस mgx, ये और ये कैंसिल, आ गया mgh, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है। यानी कि अब सर अब 2 जगह आई गया तो थर्ड भी आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, आएगा। देखिए टोटल एनर्जी एट C की बात कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इस पॉइंट पे आने के बाद h की वैल्यू तो 0, तो जब h है ही नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, नहीं हो गया क्या, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये टर्म को हमने 0 कहा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारा वो mgh है, और एट पॉइंट C h इक्वल्स टू 0, जब ये ग्राउंड को हिट किया तो वहाँ पे h कोई हाइट ही नहीं है ना, कोई पोजीशन ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब यहाँ पे जो टर्म आया वो आया हमारा हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे की जो वेलोसिटी है उसकी बात कर लेते हैं हम, मतलब vc की वेलोसिटी, यहाँ पर जब हिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी ये आया। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम यहाँ पे इस पे आते हैं, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ से v कैलकुलेट कर लो, ठीक है, यहाँ से v कैलकुलेट कर लो। अब इसी में हम चलते हैं, यहाँ पे इसे मिटाते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट C के लिए हो रहा है, B तो हो गया, C के लिए हम यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास फार्मूला ये है, और हमें VC कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू ये टर्म 0, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दिया हमने, और हमने कहा 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और x की वैल्यू h है ना, कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से नीचे तक आया h। अब इसकी जगह पे v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा हमारा हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल एनर्जी एट C इक्वल्स टू mgh, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और आपने ये हो गया हमारा, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया कि, इसे कहाँ लिखे, यहाँ ऊपर ही लिखते हैं, आपने प्रूफ कर दिया कि टोटल एनर्जी एट A इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट C। तो ये हमारा प्रूफ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने प्रूफ कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बड़ी बात, बहुत इतना बड़ा प्रूफ कर दिया तुमने, हैं। और ये किसके बराबर था, mgh, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना था कि सारे पॉइंट पे एनर्जी जो हमारा कंजर्व है। चलिए अब आप आते हैं पावर पे, ठीक है।
वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। अब हम आते हैं पावर पे, पावर की बात करते हैं। देखिए अब पावर क्या है, अब पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पावर क्या है, कई बार सुनते होगे आप, अरे बहुत पावर है उसमें, है ना। कई बार आप कहते होगे मेरे अंदर भी बहुत पावर है। ये पावर है क्या, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, है ना, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं पावर को। तो पावर जो है रेट ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है, और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे कितना मतलब पूछोगे, मतलबी इंसान, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मान लो कि, चलो इस बार फ्रेंड ही ले लेते हैं, है ना। तुम और तुम्हारा फ्रेंड को किसको एक पर्टिकुलर काम दिया गया, सेम काम दिया गया, तुम और तुम्हारे फ्रेंड को सेम काम दिया गया और कहा गया कि भाई ये काम करो। अब तुम किसी काम को करते हो, मान लो कि चलो आटे का 10 किलो आटा है, उसको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक लेकर आना है। अब एक जो तुम्हारा दोस्त है वो 20 सेकंड में ले आता है, 20 सेकंड नहीं, चलो 60 सेकंड में लाता है, ठीक है, और तुम जो हो 120 सेकंड में लेकर आते हो। तो जो 60 सेकंड में लेकर आया ना, उसमें ज़्यादा पावर है भाई, है ना, और जो 120 सेकंड में लेकर आया उसमें पावर की कमी है। तो जो रेट ऑफ, मतलब किसी काम को आप किस रेट से कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर काम दिया गया आपको, उसको करने में आपको कितना टाइम लगा, उन्हीं का जो डिवाइड होगा, रेट होगा उनका, वो इसी को हम पावर कहेंगे। यानी कि पावर इक्वल्स टू, आप कहते हो पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, जो आपने वर्क डन किया, काम किया। तो यहां पे पावर को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू W/T। तो मैंने आपसे कहा कि पावर किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, यूनिट टाइम क्या लग रहा है, वही हमारा पावर है। बात समझ में आई आपको। आप एक बोरी उठा रहे हो, एक आदमी ने तुरंत उठा दिया, ठीक है, 50 किलो का बोरी है मान लो, एक आदमी गया उठा दिया उसको। अब चलो मैं चलता हूँ, इस बार मैं गया, उसको उठाया ना उठ रहा, फिर उठाया ना उठ रहा है, अब उठाने में लग गया 5 मिनट मेरे को। तो यानी कि इसका मतलब मेरे अंदर पावर की कमी है भाई, पावर की कमी है। आप पावर जो है आपका कम है क्योंकि आपने टाइम ज़्यादा लगाया है। यानी कि देखिए पावर जो है, सेम वर्क है, बोरी उठाना है, तुम गए उठा दिए, मैं गया नहीं उठ रहा मेरे से, तो मैंने टाइम ज़्यादा लगा। तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, टाइम का, ठीक है, रेसिप्रोकल है किसका, टाइम जितना ज़्यादा पावर उतना कम। अगर इसकी आप बात करो, इसमें टाइम मान लो आप रखते हो 2 और ऊपर है 100, वर्क डन है 100 और आपने 2 सेकंड लगाया, और वर्क डन है 100, आपने 50 सेकंड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 50 आया, पावर 52, टाइम ज़्यादा पावर कम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये होने के बाद आप कहते हो कि इसके यूनिट बताओ। अब यूनिट तो आपको पता ही, यूनिट इसके लिए ऊपर न्यूटन मीटर या जूल कहते हो और नीचे सेकंड, है ना, न्यूटन मीटर सेकंड। अब इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया गया, इसे हमने कहा वॉट। ये जूल, वॉट, ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट को के रिस्पेक्ट के लिए हमने इनका पावर की यूनिट जो है, यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है। यूनिट किसका, पावर का, किसका, पावर का, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है,
ठीक है, तो इसीलिए पूरा का पूरा पावर स्केलर हो गया। तो इस चैप्टर में जो भी था हमारा, याद करने के लिए बहुत अच्छा कि आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में चले जाओ तो वहाँ पे सारा का सारा टर्म जो है हमारा स्केलर है। कोई भी पूछ दे वर्क एनर्जी पावर, सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे वॉट पावर ऑफ यूनिट ऑफ पावर इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको बड़े स्तर पे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मेजर करते हैं तो 1 वॉट 2 वॉट इस तरीके से नहीं, हम कहते हैं कि 1 किलो वॉट। एक टर्म आता है 1 किलो वॉट इक्वल्स टू क्या होगा, किलो की बात हो रही है, किलो की बात हो रही है, तो यानी कि 1000 वॉट। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट। ठीक है, एक टर्म ये आ गया। एक टर्म आता है हमारा कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, 1 HP लिखा होता है। आपका घर में जो मोटर लगे होते हैं पानी के लिए, तो वो एक उससे आप जो मैकेनिक आएगा ना उससे पूछोगे कितने HP का है, हॉर्स पावर का है, वो बताएगा वो 1 है 2 है 3 है 5 है। तो वो 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट। तो दिस इज द हॉर्स पावर। ठीक है, 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 100 किलो, तो आसान है ना, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 1746 वॉट। ठीक है, किलो जहां आया वहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज सिंपल। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपको फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है फोर्स और वेलोसिटी, और कहता है पावर निकालो। तुमसे कहा जाता है कि फोर्स मैंने दे रखा है और मैं तुम्हें पावर भी वेलोसिटी भी देता हूं, और बताओ पावर कितना होगा। कहोगे यार फॉर्मूला तो कुछ ऐसा था, पावर इक्वल्स टू W/T। अब ये फोर्स और वेलोसिटी का क्या करूंगा मैं, करेंगे ना। देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू क्या, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ T, और ये F इक्वल्स टू V। ठीक है, दिस इज द S/T हुआ ना, V इक्वल्स टू ST होता है ना। तो हमारा क्या हो गया, S इक्वल्स टू VT। तो आपने कहा S/T इक्वल्स टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्स और दे रखा है क्या वेलोसिटी, और उससे पावर कैलकुलेट करना है, आप कर सकते हो सिंपली इस फॉर्मूला से F इंटू। एक टॉपिक और है गया इसका, वो टॉपिक है कॉमर्शियल यूज ऑफ पावर। अब कॉमर्शियली कैसे यूज करते हैं पावर को, मतलब क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपकी किताब में लिखा हुआ है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वो क्या होता है, किलो वॉट आवर। ये किलो वॉट आवर जो है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, तो वो किलो वॉट आवर में, एक यूनिट मतलब 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, ये तो किलो वॉट, ये तो पावर हो गया, फिर ये एनर्जी की यूनिट कैसे हो गई। सवाल ये होगा, भाई एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंज्यूम किया, मतलब मैंने एनर्जी कंज्यूम किया, और आप किलो वॉट में लगा रखा है। अरे भाई आराम से, वॉट क्या था हमारा, जूल बाय टाइम, और यहाँ टाइम से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आवर से, तो वापस ये जूल ही बचा ना। तो इसको हम लिखते हैं कि दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ किलो वॉट आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या हुआ, अब देखो 1 किलो वॉट आवर, अगर इससे हमें सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे, 1 किलो वॉट यानी कि 1000 किलो वॉट 1000, और 1 आवर को आप लिख सकते हैं 60 मिनट 60 सेकेंड। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 36 यहाँ 36 इंटू 1000, तो यह 36 इंटू 10 टू द पावर 2 यहाँ 3 यहाँ 5।
ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट किया किस में, वॉट सेकंड, यही किया ना, यानी कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया जूल में। वॉट सेकंड मतलब जूल ही हुआ ना, अरे पावर इक्वल्स टू जूल बाई सेकंड, और अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो वापस से सेकंड को, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो जूल आ गया, है ना। तो वही है यहाँ पे वॉट, इसको अलग समझो और इसको अलग समझो, और देखो दोनों ये एनर्जी का आ जाएगा यूनिट। तो यहाँ पे जूल आ गया हमारा इतना जूल, अब यहाँ पे इतना जूल। अब यहाँ आप कह सकते हो कि दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है ना। एक पॉइंट हमने यहाँ किया तो यहाँ पे पावर आ गया इतना जूल, तो 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू इतना जूल। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप कहते हो 20 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया, 60 यूनिट आ गया, ठीक है, उसका मतलब ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, आपने एक हीटर, ठीक है, एक हीटर जो है वो मान लो 1000 वॉट का है, 1000 वॉट का है। अगर उसको आप 1 घंटे तक, 1 आवर तक जला रहे हो, एक हीटर को आपने ऑन किया 1 घंटे तक, तो ये जो एनर्जी 1 घंटे तक इसने कंज्यूम किया ना, जो एनर्जी इसने कंज्यूम किया वही हुआ हमारा। एक हीटर जो जितना एनर्जी ले रहा 1 घंटे में, कितना एनर्जी लिया इसने 1 घंटे, अगर मान लो इसको चलाते हो तो ये वॉट आवर में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो इतना वॉट आवर, इसको किलो में करोगे तो 1 किलो वॉट आवर, यानी कि 1 किलो वॉट आवर को आप ऐसा समझ सकते हो कि 1000 वॉट पर आवर, ठीक है। अब मान लो कि किसी बल्ब एक 500, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 500 वॉट का कोई कुछ भी है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और उसको आप 4 घंटे तक चलाते हो, बताओ कितने किलो वॉट आपने यूज किया। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर जूल में पूछेगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे उसका भी आपके एक्सरसाइज में। इस लेक्चर के बाद हम आपका एक्सरसाइज ही करेंगे वर्क एनर्जी का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये वर्क एनर्जी अच्छे से पढ़ो, और साथ में आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो करो, और एग्ज़ाम तो जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उसे तो ज़रूर दो, क्योंकि पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने समझ में आए आपको। अगर एक बार में मान लो कि कम नंबर आता है फिर दोबारा दो, आप उसे देते रहो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ कि ना मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम इसके एक्सरसाइज के साथ NCERT की बुक के। ओके, बाय बाय।